के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम अज्ञेय की प्रसिद्ध कविता नदी के द्वीप की व्याख्या करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं नदी के द्वीप इस कविता की व्याख्या। इस कविता के कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञेय जी। नदी के द्वीप जो कविता है वो एक प्रतीकात्मक कविता है। इसमें कवि ने नदी की जो धारा है, उसके जो द्वीप हैं, भूखंड हैं, उनको प्रतीकों के माध्यम से व्यक्ति, समाज और जीवन प्रवाह के पारंपरिक संबंधों को उजागर किया है। द्वीप जो है ये व्यक्ति का प्रतीक है, नदी परंपरा और प्रवाह की प्रतीक है, और भूखंड जो है वो समाज का प्रतीक है। परंपरा समाज और व्यक्ति को जोड़ने वाली कड़ी है। यहाँ परंपरा नदी को कहा गया है। जैसे द्वीप भूखंड का अभिन्न अंग होता है, किंतु उसका अपना भी अलग अस्तित्व होता है, वैसे ही व्यक्ति समाज का भी अंग होता है, किंतु उसका अपना अस्तित्व और सत्ता अलग होती है। उसके कुछ गुण होते हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं, और इसे ही व्यक्ति का एक अलग पहचान बनती है। व्यक्ति परंपरा काल प्रवाह के कारण समाज का अंग होते हुए भी स्वतंत्र व्यक्तित्व उसका बना रहता है। यद्यपि द्वीप से कुछ न कुछ नदी ग्रहण करती रहती है, फिर भी वह नदी नहीं बन सकता, और द्वीप नदी में मिलता नहीं है। नदी में मिलने से द्वीप का अस्तित्व मिट जाएगा। इसी प्रकार व्यक्ति भी समाज और परंपरा से संस्कार प्राप्त करके अपना अस्तित्व को बनाता है, परंतु उसमें मिलता नहीं है। समाज का सदस्य होते हुए भी उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। तो यहाँ पर कवि ने व्यक्ति, समाज और परंपरा के संबंधों को दर्शाते हुए व्यक्ति के स्वतंत्र व्यक्तित्व की पहचान को प्रतिपादित किया है। तो आइए शुरू करते हैं इसकी व्याख्या। हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत वहनी बह जाए, वह हमें आकार देती है। हमारे कोण गलियां अंतर्दीप उभार सैकतकुल सब गोलाइयां इसकी गढ़ी है। कवि कहता कि हम नदी के द्वीप हैं। जिस प्रकार आप इस चित्र में देख रहे हैं कि चारों तरफ एक नदी है, पानी है, और उसके बीच में एक द्वीप है जो जमीन का एक टुकड़ा है जो पानी से बाहर है। वो कहता है कि हम एक द्वीप हैं। हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत वाहिनी बह जाए, लेकिन वो कहता है कि कवि कि मैं नहीं कहता, यानी द्वीप कह रहा है कि हम नदी के द्वीप हैं, और हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर जो स्रोत यानी नदी जो है बह जाए। द्वीप कहता है कि नदी हमें आकार देती है, यानी नदी किसका प्रतीक है? परंपरा का प्रतीक है, कि जो परंपराएं हैं वो व्यक्ति को आकार देती हैं, वो संस्कार देती हैं। हमारे कोण गलियां अंतर्दीप उभार सैकत कुल सब गोलाइयां उसी की गढ़ी। यहाँ पर कवि कहता कि हमारे जितने भी कोण हैं, जितनी भी हमारी गलियां हैं, अंतरीप यानी कि बीच के जो रेत के जो टीले हैं, जो भी हमारे अंदर उभार हैं, सैकत कुल यानी रेतीले जो किनारे हैं, और हमारी सारी गोलाइयां ये पानी के द्वारा ही गढ़ी गई हैं। यानी नदी जब बहती है तो वो सारा का सारा कुछ अपर्दन के माध्यम से जो भी बीच में भूभाग पड़ते हैं, द्वीप पड़ते हैं, तो उनको कुछ न कुछ उसमें परिवर्तन करती रहती। इसी प्रकार से जो भी यहाँ पर परंपराएं हैं वो व्यक्ति के साथ वो उसके अंदर कुछ परिवर्तन हमारे व्यक्तित्व में करती रहती हैं। आगे कवि कहते माँ है वह है, इसी से हम बने हैं, किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं है। स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं। स्रोत त्रिवेणी के, किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, पैर उखड़ेंगे प्लवन होगा, डहेंगे सहेंगे बह जाएंगे।
द्वीप आगे कहता है कि माँ है वह, इसी से हम बने हैं। कि जो नदी है वो द्वीप कहता कि वो मेरी माता है और उसी नदी के कारण हम बने हैं, यानी हमारे जन्म देने वाली नदी है। क्योंकि अगर नदी उसके चारों तरफ पानी नहीं फैलाती, अपनी ममता का पानी नहीं फैलाती, तो उसका कोई अस्तित्व नहीं था, वो भूखंड का ही अंग था। किंतु हम द्वीप हैं, हम धारा नहीं है। यहाँ पर द्वीप कहता कि हम द्वीप हैं, हम धारा नहीं, हम धारा में नहीं बहते, हम पानी की धारा नहीं है, हम एक जगह पर स्थिर हैं, स्थिर समर्पण है हमारा। और हमारा जो समर्पण है वो स्थिर है, एक जगह है, यानी हम धारा के साथ नहीं बहते, हम सदा से द्वीप हैं स्रोतस्विनी के। स्रोतस्विनी यहाँ पर नदी को कहा गया है कि हम हमेशा से नदी के द्वीप हैं और हम धारा के साथ, उसकी प्रवाह के साथ नहीं बहते, यानी हम समाज के साथ नहीं बदलते, हम व्यक्तित्व की पहचान है। किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है। यहाँ पर कवि क्या कहना चाह रहा है? किंतु हम बहते नहीं, बहना यानी रेत होना है। कवि कहना चाह रहा है कि जो समाज के साथ परिवर्तित व्यक्ति हो जाता है उसका कोई भी स्वतंत्र पहचान नहीं रहती। इसलिए क्योंकि बहना रेत होना यानी मिट्टी होना है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। और अगर वो द्वीप है तो उसका अस्तित्व है, अगर वो रेत है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। आगे कवि कहते कि अगर हम बह गए, यानी द्वीप बह गया, अगर द्वीप रेत बनकर बह गया तो वो द्वीप की जो एक पहचान है वो रहेगी नहीं, यानी व्यक्ति अपनी पहचान खो देगा अगर इसी प्रकार से वो परंपरा के खेल में वो इस प्रकार से उसी के साथ बहता रहा। पैर उखड़ेंगे, प्लवन होगा, डहेंगे सहेंगे बह जाएंगे। कवि कहता कि अगर हम धारा के साथ बहने लगे तो हमारे पैर उखड़ जाएंगे, प्लवन होगा और हम टूट जाएंगे, बाढ़ आ जाएगी। प्लवन होगा यानी बाढ़ आ जाएगी, ढह जाएंगे। और अगर हम ढह जाएंगे तो हमें बहुत कुछ सहना पड़ेगा और हम बह जाएंगे, हमारी स्वतंत्र पहचान मिट जाएगी। इसलिए यहाँ पर द्वीप कहता है मुझे, हम द्वीप हैं, मैं धारा में नहीं बहना चाहता और हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। अगर हम बह जाएंगे तो हमारी जो स्वतंत्र पहचान है वो नहीं रहेगी। आगे कवि लिखते और फिर हम चूर्ण होकर भी कभी क्या धार बन सकते। प्रश्नवाचक है। रेत बनकर हम सलील को तनिक गंदला ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे। कवि यहाँ कह देता कि हम अगर एक जो यहाँ पर द्वीप है और अगर हम चूर्ण होकर, यहाँ पर चूर्ण का मतलब टूट कर, अगर हम द्वीप टूटेगा पानी के थपेड़ों से तो वो चूर्ण हो जाएगा। और अगर हम चूर्ण होकर भी क्या कभी धार बन सकते? लेकिन फिर भी हम धार नहीं बन सकते, यानी हम टूट कर भी धार नहीं, मुख्य धारा नहीं बन सकते। यानी व्यक्ति कभी भी समाज का स्थान नहीं ले सकता। रेत बनकर हम सलील को तनिक गंदला ही करेंगे, गंदला यानी गंदा, सलील यानी पानी। और अगर हम रेत भी बन गए तो हम जो नदी का पानी है, नदी की धारा का जो पानी है, उसको गंदा ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे और उसको उपयोग के लायक नहीं बनाएंगे। आगे कविता, द्वीप हैं हम, यह नहीं है साप, यह अपनी नियति है। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी की क्रोड़ में, यह वृहत भूखंड से हमको मिलाती है और वह भूखंड अपना पितर है, नदी तुम बहती चलो। कभी कहते द्वीप हैं हम, यह नहीं साप, यानी ये किस प्रकार का श्राप नहीं है, अनिष्ट नहीं है, ये हमारा भाग्य है, नियति है। यानी द्वीप होना हमारी नियति है, ये हमारी नीति है, ये श्राप नहीं है, अनिष्ट नहीं है। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी की क्रोड़ में, और हमें नदी के पुत्र यानी द्वीप को नदी का पुत्र कहा गया है। और वो नदी का पुत्र द्वीप क्या कहता है कि हम बैठे नदी की क्रोड़ में,
गोद में, क्रोड यानी गोद में, कि हम नदी की गोद में बैठे हुए हैं। यह वृत्त भूखंड से हमको मिलाती है और वह भूखंड अपना पितर है। नदी तुम बहती चलो। और जो पूरी जो पृथ्वी है, बड़ा भूखंड है, वो नदी हमको उससे मिलाती है। यानी भूखंड और जो द्वीप है उसके बीच में नदी बहती है, और वो नदी किसका किसका मेल कराती है? वो जो यहाँ पर द्वीप है और भूखंड है, पृथ्वी है, उसका आपस में मेल कराती है। और वो कहता है कि वो भूखंड अपना पितर है। पितर यानी पिता को कहा गया है, पूर्वजों को कहा गया है, कि कभी जो द्वीप था वो भी कभी उसी भूखंड का हिस्सा था और आज भी उसी भूखंड का हिस्सा है। और वो जो परंपरा है माँ के रूप में, जो जो ये नदी है, वो मुझे अपने पितर से, अपने पूर्वजों से, अपने पिता से मिलाती है। हे नदी तुम चलती रहो, भूखंड से जो दाय हमको मिला है, मिलता रहा है, मांझती संस्कार देती चलो यदि ऐसा कभी हो। यहाँ पे कवि कहते हैं कि भूखंड से जो दाय हमको मिला है, मिलता रहा है। ये भूखंड से दाय यानी हिस्सा, यानी हमारे हिस्से की जो जमीन हमें भूखंड से मिली है और मिलता रहा है, मांझती संस्कार देती चलो, तुम उसको मांझती रहो, चमकाती रहो और उसे संस्कार देती रहो। यहाँ पर इसको नदी को कहा गया है कि हे माता, कि मुझे जो भूखंड से, को जमीन से, पृथ्वी से जो हिस्सा मिला है, मेरे हिस्से की जो जमीन मिली है, तुम उसको हमेशा मांझती रहो, उसको संस्कारित करती रहो। यदि कभी ऐसा हो तुम्हारे औलाद से या दूसरों के स्वैराचार से, अतिचार से, तुम बड़ो प्लावन तुम्हारा गरगराता रहे, गरगराता उठे, यह स्रोत वाहिनी ही क्रमनाशा कृति नाशा घोर काल प्रवाहिनी बन जाए। कभी कहता कि तुम्हारे औलाद से या दूसरों के स्वैराचार से, अतिचार से, ये तुम्हारे नदी को कहता है द्वीप, कि तुम्हारी प्रसन्नता के कारण या दूसरों के स्वैराचार, यहाँ पर स्वैराचार का मतलब मनमानी के कारण, या अतिचार या अन्याय के कारण तुम बढ़ो प्लावन तुम्हारा गरगराता उठे। अगर तुम कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाओ और तुम्हारे अंदर बाढ़ आ जाए, और तुम्हारी जो बाढ़ है, तुम्हारा वेग है, वो घरघराता जो है घरघराता हुआ यानी चिघाड़ता हुआ आगे बढ़े, यस्त्रो वाहनी ही क्रम नासा कीर्ति नासा घोर काल प्रवाहिनी बन जाए। और ये जो नदी है, ये कर्म की नाश करने वाली, हमें कर्मों का नाश करने वाली, हमारी कीर्ति का नाश करने वाली और घोर काल प्रवाहिनी बन जाए, यानी मृत्यु की नदी बन जाए। अगर इस प्रकार से बाढ़ आ जाए, इसके अंदर बहुत ज्यादा पानी आ जाए, और ये इस जो भूखंड है, ये जो द्वीप है, उस द्वीप को ही अपनी उसमें आगोश में लपेट ले और मेरे कर्म और मेरी कीर्ति का नाश करने वाले बन जाए, तो भी वो द्वीप कहता है तो यह स्वीकार है, वह भी ये भी मुझे स्वीकार है, और उसी में रेत होकर फिर छनेंगे हम। कवि कहता है अगर इस प्रकार से बहुत ज्यादा प्रचंड वेग से अगर वो नदी बहने लग जाए, जिसकी आगोश में मैं आ जाऊं, तो उसी में रेत अगर मैं हो भी जाता हूं, तो मुझे ये भी स्वीकार है, क्योंकि फिर मैं रेत बनकर फिर हम छनेंगे, और जब रेत के कण हम बनेंगे तो हम कहीं जाकर जमेंगे, कहीं फिर पैर टेकेंगे, और फिर हम पैर टेकेंगे, यानी रेत जब पृथ्वी पर पड़ता है और इकट्ठा होता है, फिर पैर टेकेंगे, फिर कहीं फिर भी खड़ा होगा नए व्यक्तित्व का आकार। माँ तुम उसे फिर संस्कार तुम देना। और रेत की जब एक एक कण फिर वहां पर जमने लगेगी, नदी के किसी भी तट पर या नदी के किसी भी बीच में, तो फिर एक नए व्यक्तित्व का आकार, यानी फिर एक नया द्वीप बनेगा। और वो नदी को कहता कि हे माता, फिर तुम्हें उसे संस्कार देना, कि तुम फिर भी मुझे फिर से एक संस्कार देना, जिस प्रकार से मुझे पहले आपने मेरे कोणों को, गोलाइयों को ढाला था, उसी प्रकार से तुम मुझे संस्कार देना। तो यहाँ पर कवि ने बहुत एक प्रतीकात्मक दृष्टि से व्यक्ति, समाज और परंपराएं, इनके बारे में बात की है, और आशा है ये आपको समझ में आई होगी। और सृजन हीरानंद बादशाह अज्ञे की एक प्रसिद्ध कविता है, और अगर ये आपको पसंद आई है तो आप कमेंट करके जरूर बताना। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।